स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के एक महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। एक बालक जो अपनी 3 वर्ष की अवस्था से ही अपने मनोमस्तिष्क के तीव्र विकास के कारण सवालों से टकराता रहा। वे सवाल उसके मन में यूं ही नहीं उठे, बल्कि घर, परिवार, समाज आदि की बेतुकी मान्यताओं से जूझने टकराने से पैदा हो रहे थे। दुनिया और परिवार की नज़र में अत्यंत शरारती शेखर अपनी दुनिया में बहुत मासूम एवं अति संवेदनशील था। एक नज़र में पाठक उसे विचित्र, पागल या सनकी समझ सकता है, लेकिन उसके प्रश्नों के तर्कपूर्ण उत्तर देने की क्षमता किसी में न थी। अपने प्रश्नों के उचित उत्तर न मिल पाने के कारण वह सभी थोपी मान्यताओं को मान लेने के दबाव को तोड़ते तोड़ते विद्रोही बन जाता है। वे सभी मान्यताएं जो प्रायः एक आदर्शवादी बच्चे, एक आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में हर व्यक्ति पर समाज द्वारा, परिवार द्वारा थोपा जाता है, वह उसके मनोमस्तिष्क को किस रूप में विकृत करता है, यह उपन्यास पूरी तरह से उसे प्रकट करता है। वह देखता है कि अपने प्रश्नों का उचित उत्तर उसे नहीं मिलता और धीरे धीरे वो विद्रोही बनता जाता है, और उसकी जो विद्रोही प्रवृत्ति है वही उसे दूसरों की नज़र में सनकी, पागल या विद्रोही के रूप में प्रकट करता है। ऐसा नहीं था कि वह बालक अपनी सहज बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता था। अज्ञेय जी ने लिखा कि जहाँ उसने अपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा मानी, वहाँ उसने उचित किया, और जहाँ उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेरित किया, वहीं वह लड़खड़ाया। एक ऐसा बालक जो हर एक सवाल पर ये जिद की जाती है परिजनों द्वारा, समाज द्वारा, कि जो तुम्हें बताया जा रहा है उसे मान लो, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। शेखर अपने बचपन से ही ऐसी मान्यताओं और ऐसे सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए व्याकुल रहता है, और सही उत्तर न देने वालों की अनुपस्थिति के कारण वो व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, और पूरा उपन्यास इसी रूप में आपको दिखाई देगा, और उसके मस्तिष्क पर, उसके चेहरे पर इसी रूप में एक चिंता, एक व्याकुलता, एक निराशा, एक अकेलापन दिखाई पड़ता है। यह उपन्यास जिन प्रवृत्तियों के आलोक में लिखा गया है, अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों के आलोक में, वह पूरी तरह से आपको इस उपन्यास में प्रकट होता दिखाई पड़ेगा शेखर के सवालों से। जिन जिन परिस्थितियों से वह गुजरता है एक बालमन, और उसी तरीके से उसकी प्रवृत्तियां बनती जाती हैं। कहीं न कहीं समाज, परिवार और अलग अलग तरीके की मान्यताएं उसकी जिम्मेदार होती हैं। आप ये नहीं देख पाते कि किसी मान्यता का, किसी ज़बरदस्ती थोपे गए आदर्श का एक बालक पर, उसके चरित्र के विकास, उसके व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम उसके ऊपर एक तरह से दंड रूप में, प्रताड़ना के रूप में, डांट फटकार के रूप में उसके चरित्र पर दबाव बनाते चले जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसी रूप में पूरे उपन्यास को कैसे शेखर एक जीवनी को अज्ञेय जी ने लिखा हुआ है, और क्या उसका मूल मंतव्य है, वो आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी उपयोगी होगा वो सारे पॉइंट्स हम इसमें बताएंगे, और उपन्यास के मूल भाव और मूल वे घटनाएं जो शेखर के व्यक्तित्व, उसकी चिंताओं और उसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की जो प्रवृत्ति है, उन सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आगे बढ़ के इस उपन्यास में क्या है, क्या उद्देश्य है इस उपन्यास का, अस्तित्ववाद किस रूप में फलित होता है। अज्ञेय लिखते हैं कि अस्तित्ववाद की प्रवृत्तियों की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जब समाज, परिवार और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति के, किसी बालक के जन्म के साथ कोई शिशु जन्म लेता है, और उसके साथ ही किस तरह से बहुत सारे बंधन उसके जन्म लेते ही उसके साथ बढ़ने लगते हैं। उन सभी बंधनों का उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है, वो शुरुआती दिनों में जब शेखर का जन्म होता है, वहाँ से ये बात शुरू होती है। जब उसके नामकरण को लेकर के प्रश्न उठता है, तो बौद्ध भिक्षुओं ने जिस दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की मंजूषा निकल रही थी, उसी दिन
उस बालक का जन्म हुआ था तो बौद्ध भिक्षुओं ने उसके पिता के पास आकर के कहा कि इसका नाम गौतम बुद्ध के आधार पर रखा जाए, यह शिशु बुद्ध का ही अवतार है और बौद्ध धर्म की ही दीक्षा इसे देना चाहिए। पिता की भी मान्यता थी कि उसके पिता उसका नाम बुद्धदेव रखते, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं उसका नाम टाऊ रखूँगी। पिता कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा ताकि ये नए नगरों का निर्माण करे। माँ कहती है कि मेरा टाऊ बैरिस्टर बनेगा और जो पीड़ित हैं उनका रक्षक बनेगा। यानी शुरुआत से ही एक बच्चा जन्म लेता है और बहुत सारे इच्छाओं का बंधन उसके जीवन पर हावी हो जाता है। पिता कुछ बनाना चाहता है, माता कुछ बनाना चाहती है और समाज उससे कुछ और अपेक्षाएं रखता है कि वह किस धर्म में दीक्षित होगा, कहाँ पढ़ेगा, किस समाज में उठेगा, किस समाज में बैठेगा, कहाँ नहीं जाएगा। बहुत सारे बंधन एक शिशु अपने जन्म के साथ लेकर के ही आगे बढ़ता है। इससे उसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व पूरी तरह से तिरोहित हो जाता है। अस्तित्ववाद की यही मान्यता है जो कि इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा। और इसी में लेखक अंत में लिखते हैं कि पंडितों से पूछो, भिक्षुओं से पूछो, क्योंकि उन्होंने भी क्या क्या बंधन मन ही मन निर्दिष्ट किए थे, कोई जान नहीं पाया। अर्थात कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो अलग अलग लोगों ने कौन कौन से बंधन उसके लिए तय किए, ये कोई जान नहीं पाया। लेकिन शेखर का जो अति बौद्धिक, अति जो संवेदनशील मस्तिष्क है, उसने इन सारे बंधनों को बहुत ही कम उम्र में 3 वर्ष की अवस्था से ही समझना शुरू कर दिया। और जितना वो समझता गया उतनी पीड़ाएं उसके मस्तिष्क पर हावी होती गई और हंसता खिलखिलाता शेखर, शरारत से भरा हुआ शेखर, अपनी इच्छाओं के अनुरूप 3 वर्ष का बालक जिस रूप में थोड़ा उदंड होकर के भी खेलता रहता है, कूदता रहता है, उन सभी पर धीरे धीरे कैसे बंधन हावी होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है जिसे अज्ञे ने इस रूप में लिखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म के साथ 3 मुख्य प्रवृत्तियों को लेकर के ही आगे बढ़ता है। वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं? अहंता का भाव, भय और सेक्स। उन्होंने कहा कि अहंता इस रूप में कि कोई बालक जब उसकी चेतना विकसित होने लगती है, घूमता फिरता है, खेलता है अपने साथियों के बीच में, तो उसे ये लगता है कि वो अहंता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, ऐसा भाव उसके अंदर विद्यमान रहता है। लेकिन धीरे धीरे समाज जिस रूप में उसे दंड देता है, जिस रूप में उन्हें नियंत्रित करना चाहता है, धीरे धीरे उसके अहंता के भाव पर चोट लगती है। उदाहरण है कि एक बार शेखर खेलते खेलते जा कर के पोस्ट ऑफिस के 3 फीट ऊंची बॉक्स पर, लेटर बॉक्स पर जा कर के चढ़ के बैठ जाता है और बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि वो इस अपने एक रथ पर सवार है और उस घोड़े को हाँक रहा है। तो वो पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स को घोड़े के रूप में देखता है और खूब कूदता है, उछलता है, उस पर खूब खुश होता है। लेकिन अचानक ही अज्ञे ने लिखा कि क्षुद्र संसार का एक डाकिया आकर के उसके सपनों को तोड़ देता है और उसे झटके से उतार देता है। शेखर बहुत क्रोधित होता है और कूद पड़ता है उसके पैर पर और उसे चोट दे करके डाकिये को दौड़ करके भागता है और उसे लगता है कि वह विजेता है। उस क्षुद्र डाकिये ने, इस संसार के क्षुद्र डाकिये ने उसे परेशान किया, उसके सपनों को तोड़ा जहाँ वो खुश था, और उसने उसके पैर पर कूद करके चोट दे करके उसे दंड दिया। ऐसा भाव अहंता का जो कि किसी भी एक बच्चे में, उसके विकास में कहीं ना कहीं ये प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं। तो ये बच्चा बहुत ही खुश था। दूसरी प्रवृत्ति होती है भय। बचपन में ही बच्चों के भीतर जो छोटे छोटे भय स्थापित किए जाते हैं कि बाबा आएगा पकड़ के ले जाएगा, ये शेर आ जाएगा तुम्हें उठा के लेके चले जाएगा, बाहर मत जाओ, इस तरह की चीज़ें बच्चों के मस्तिष्क में भय को व्याप्त करती हैं। और पहली बार शेखर का भी इसी रूप में सामना होता है जब वो एक फूस भरे हुए बाघ को, शेर को देखता है और भय के मारे भागता है। वो पीछे मुड़ के भी उसे नहीं देखना चाहता, वो इतना डर जाता है। लेकिन अब उसे ये नहीं पता है कि ये फूस का, घास फूस का बना हुआ ये शेर है। कई दिन वो बीमार रहता है, रात में सपने में वो शेर आता है, उसके नाखून, उसके पंजों को वो महसूस करता है कि वो उसे खा जाएगा, चोट पहुंचाएगा, और चीखता रहता है। कई बार आपने बचपन में बच्चों को सोते हुए देखा होगा और सोते सोते वो रोने लगते, चिल्लाने लगते हैं। कहीं बाहर गए, थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर नई कुछ चीज़ें देखी और डर गए
तो उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, न कि उन्हें डांटने, फटकारने या मूर्ख समझने की, या उन्हें पागल करार दे देने की बचपन से कि ये जिद्दी है, विद्रोही है। उसे समझने की आवश्यकता है कि उसके भीतर कौन सी प्रवृत्ति व्याप्त कर रही है। तो अहंता का भाव, भय का भाव और सेक्स का भाव। तो सेक्स का भाव भी मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके भीतर विद्यमान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे चित्र, वैसे संकेत देख करके वो उद्दीप्त होता है। और शेखर ने भी अपने बचपन में इस तरह की कई चीज़ें देखी हुई थी, वह समझता है उन चीज़ों को। और लेखक ने बहुत खुले ढंग पे इस बात को न लिख करके संकेत किया कि अहंता, भय और सेक्स, इन तीन चीज़ों के व्याप्त होने के बाद धीरे धीरे जो शिशु है, जो बालक है, वो अपने साथ इन्हें लेकर के आगे बढ़ता रहता है। आगे चल के हम देखेंगे कि शिक्षा के प्रति शेखर का क्या भाव है। शेखर बालक था, बाल मन बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल, बहुत ही संवेदनशील होता है। इन सभी प्रवृत्तियों को देखते हुए उसके साथ जैसा संयम और जैसा बर्ताव करने की आवश्यकता होती है, वैसा हमारे यहाँ जो भी नियम बने हुए हैं, जो भी एक पद्धति चलती है बच्चों को पढ़ाने की, समझाने की, अनुशासन में रखने की, कहीं ना कहीं वो बहुत कठोर है, जो कि बचपन से ही उसके भीतर कुछ न कुछ कुंठाएं छोड़ जाती है। ऐसी ही एक घटना शेखर के साथ होती है। वह स्कूल में अपने साथियों के साथ, लड़के लड़कियों का कोएड स्कूल है, उसमें वो पढ़ता है। वहाँ शिक्षिका ने कुछ खेल, कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए और वहाँ थोड़ी देर बाद कुछ बच्चों में आपसी झगड़े हो जाते हैं और शेखर और एक लड़के की जब लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को मारते पीटते हैं। शिक्षिका आके छुड़ा लेती है और छुड़ाने के बाद शेखर के चूँकि कॉन्वेंट में उस दौर में भी मारने पीटने की, बच्चों को दंड देने की इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी, दंड नहीं दिया जाता था। तो जो शिक्षिका है उसने उसके जेब में एक लेटर लिख करके, एक कार्ड लिख करके उसके पिता के लिए भेजा कि इस पर अगले दिन अपने पिता के सिग्नेचर करवा करके ही ले जाना, तुम बहुत शरारती हो गए हो। तो उस झगड़े के दौरान वो लड़का भी शेखर को मारता है और शेखर भी उसे मारता है। लेकिन शेखर के मन में एक बात खटक जाती है कि एक निश्चय वो चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने झगड़े किए, हमने एक दूसरे को मारा पीटा, और ऐसा दंड कि मैं घर पे जाऊं तो फिर पीटूं, ये तो गलत है। तो ये बात अज्ञे जी ने इस रूप में लिखा कि वह इतना गंभीर इसलिए था कि वह किसी निश्चय पर पहुंचना चाहता था। उसने सिस्टर के शब्दों में शरारत की थी अवश्य, किंतु यह कोई कारण नहीं था कि वह घर जाकर पिटे। उसकी न्याय बुद्धि कह रही थी कि मैंने दूसरों को मारा, स्वयं भी मार खा ली, अब घर पहुंचकर दोबारा दंड क्यों पाऊं। तो एक संवेदनशील बालक जो बचपन से ही एक न्याय बुद्धि की ओर उन्मुख है, उसके मन में न्याय बुद्धि की जो एक भावना है वो व्याप्त है, वो अपने प्रति इस तरह के जो अनुचित व्यवहार है उसके प्रति प्रश्न उठाता है। जो बहुत ही सामान्य और आदर्श टाइप के जो बच्चे होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने शरारत की और मैंने मारपीट की, अब शिक्षक भी मारी है मुझे क्लास में, और उसके बाद जो है घर पे जाऊं तो वहाँ भी पीटूं, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन शेखर जैसा बालक वो बहुत ही तीव्र बुद्धि का बालक, और जितना ही तीव्र बुद्धि का जो कोई होता है उतना ही परेशान होता है, उतना ही दुखी होता है, क्योंकि सवाल उसके मन में टकराते हैं। तो वो यही प्रश्न करता है कि मैंने यहाँ पे मारपीट कर ली, यहाँ मार खाया मारा, अब घर पे जाकर मैं दोबारा पिटूं, ये कोई सवाल नहीं बनता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो उस दिन प्रण करता है कि घर पहुँच के अपने पिता से बताता है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा। पिता हंसते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उसके बाद वो स्कूल नहीं गया। उसके पढ़ने लिखने की अलग व्यवस्थाएं की जाने लगी। उसके पिता ने भी समझा। सबसे बड़ी बात इस उपन्यास में आप देखेंगे कि उसके पिता बहुत हद तक उसे समझते हैं, उसे दंड नहीं देते, उस पर हावी नहीं होते, किसी भी तरीके का आक्रोश नहीं दिखाते। कहीं कहीं वे पीटते भी नज़र आते हैं, उसे थप्पड़ भी मारते नज़र आते हैं। और वहाँ पर शेखर के प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे कि एक छोटा सा बच्चा 3 साल से 6 साल के बच्चे के मस्तिष्क में ऐसे ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं जहाँ से आपको स्वयं लगने लगेगा कि ये बच्चा बहुत परेशान है,
इस बच्चे के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसकी संवेदनाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है और उसके प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं मिल रहा है। लेकिन पिता ने इस बात को समझा और उसे स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। उसे स्वच्छंदता मिली, वो घूमता टहलता है, खेलता है। और यहाँ अज्ञेय जी ने लिखा कि बालक को जब पढ़ाया जाता है तब वह विद्रोह करता है, किंतु जब विद्रोही को छोड़ दिया जाता है तब उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उसे बाध्य करती है। जब उसके बड़े भाई लोग ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो शेखर दूर से ही खड़ा होकर के सुनता है। उसे बाध्यता नहीं है कि वो ट्यूशन में बैठे स्कूल जाए, वो उसका मन है कि शिक्षक जो अध्याय जो पाठ पढ़ा रहा है वो खड़ा होकर के सुनता है। और ताज्जुब की बात कि सारे पाठ उसे याद हो जाते हैं मुँह ज़बानी। जब टेस्ट लिया जाता है तो भाइयों को जो बैठ करके पढ़ रहे थे शिक्षक के सामने वो फेल होते हैं, वो सारे उत्तर नहीं दे पाते हैं पाठ का। लेकिन शेखर वहीं खड़े होकर शिक्षक और पिता के सामने कहता है कि मैं सुनाऊं, और उसने सारे पाठ एक एक दिन के लगातार सुना दिए। पिता खुश होते हैं, शिक्षक भी खुश होता है और उसका पुरस्कार उसे मिलता है कि उसकी भी ट्यूशन लगाने की व्यवस्था की जाती है। तो अज्ञेय लिखते हैं हाय रे पुरस्कार, यानी अज्ञेय उस बच्चे की तरफ से लिखते हैं कि उस बच्चे को अफसोस होता है कि मैंने क्यों जवाब दे दिया इस पाठ का, इस शिक्षक के प्रश्नों का, और पुरस्कार स्वरूप उसे अगले दिन से ट्यूशन में बैठना पड़ेगा। तो ये उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। अगले दिन शिक्षक आता है और शेखर बैठा हुआ होता है और टेबल पर अपना सिर पटक रहा होता है। तो शिक्षक हंसते हुए पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है अपने को पक्का कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो ट्यूशन में बैठे। तो शिक्षक हंसकर पूछता है कि अच्छा पक्का कर रहे हो तो चलो आओ, सिर पटक रहे हो तो मुझसे सिर भिड़ा करके देखते हैं किसका पक्का है। और शेखर का एक विद्रोही मन, क्योंकि वो ट्यूशन में शिक्षकों के सामने नहीं बैठना चाहता था, कि उसने देख लिया था कि शिक्षण व्यवस्था में किस टाइप के बच्चे तैयार किए जाते हैं। ये बचपन में ही कहीं ना कहीं ये इस तरह के विचार नहीं, लेकिन इस तरह के भाव उसके मन में आ गए थे कि बहुत अच्छा मैं बनूंगा तभी बाकी लोगों के लिए मैं ठीक हूँ, अन्यथा दंड दिया जाएगा मुझे। और जब शिक्षक उसे आमंत्रित करता है कि आओ तुम मुझसे सिर भिड़ा करके देखो, तो बड़ी ज़ोर से शिक्षक के सिर में टक्कर मारता है और शिक्षक दर्द से कराहने लगता है। शिक्षक ने पिता से जाकर के शिकायत की और पिता ने उसे 2 थप्पड़ भी मारे। ये उसके भीतर कहीं ना कहीं उसे लगा कि ये गुरु का रौब था, ये शिक्षक का रौब था, जिसकी वजह से उसे ये पिटाई लगी। फिर दूसरे शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। दूसरा शिक्षक आता है शेखर को पढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ये रहती है कि वो पान खाए रहता है और बीच बीच में थूकते हुए पढ़ाता रहता है। और शेखर को ये बुरा लगता है। बुरा ये लगता है कि या तो ये पढ़ा लें या तो ये थूक लें, और वो जो है पढ़ने से मना कर देता है। और शिक्षक को वहाँ पर टोकता भी है कि या तो आप पढ़ा लें या तो आप थूक लें। वो अपने पिता से जाकर के शिकायत करता है कि मास्टर साहब थूकते ही रहते हैं और पढ़ाते नहीं हैं। पिता ने समझा कि बालक की बात में कुछ तो दम है, लेकिन ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा कि बको मत जाकर के पढ़ो, अब कोई शिकायत सुनी तो ठीक नहीं होगा। बच्चे के मन में ये भाव पैदा हुआ कि यहाँ शिक्षक गलत है, वो बार बार थूक रहा है, पान खाया हुआ है, और मैं शिकायत कर रहा हूँ तो मुझे कहा जा रहा है कि जाकर के पढ़ो, बको मत, अब कोई शिकायत सुनी तो तुम्हें देख लेंगे, इस तरह के भाव। तो उसे लगता है कि अब कहीं न्याय नहीं है, लेकिन वो अन्याय के आगे झुकने को भी तैयार नहीं होता और जाके शिक्षक के सामने बैठता है और शिक्षक को थुक्कू मास्टर कहने लगता है। तो मास्टर साहब चौंक के कहते हैं क्या? तो कहता है थुक्कू मास्टर। और मास्टर की आंखें फटी रह जाती हैं और वो बार बार उसे कहता है थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। आप देखिए बहुत सारे बच्चे आपको इस तरह के मिल जाएंगे जो इस तरह से करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके भीतर ये विद्रोही भाव होता है। वहाँ उसे समझने की आवश्यकता होती है कि वो शरारत नहीं करता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसे टीस रहा होता है, तब वह ऐसा काम करना शुरू करता है। और इस बार भी मास्टर साहब चले गए और दूसरा मास्टर नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि ये बालक पढ़ाने लायक नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो चले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से उसकी जो आरंभिक शिक्षा की शुरुआत होने वाली थी वो बाधित हो गई और वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। वो स्कूल जाना, ट्यूशन पढ़ना पूरी तरह से बंद कर देता है और पिता थोड़ा थोड़ा समझते हैं उसकी प्रवृत्तियों को कि वो कुछ अलग किस्म का है।
तो यहाँ उसका एक शिक्षा का पहला परिच्छेद समाप्त होता है और धीरे धीरे उसकी एक बड़ी बहन 5 साल उससे बड़ी रहती है, सरस्वती, वो उसे पढ़ाने लगती है। वो उसे पढ़ाती है तो उसे लगता है कि क्या शिक्षा को ऐसे भी प्रकट किया जा सकता है बच्चों के सामने, क्या शिक्षक भी इतना आदर योग्य हो सकता है, क्योंकि उसकी